ओके, साउंड प्रॉपर है? कोई भी स्टूडेंट बताएं। यस सर। ओके, हमने कल 32 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 32 का जो सेकंड पार्ट था वो मैंने आपके लिए रख लिया था कि आप करें। किसी स्टूडेंट ने कोशिश करी उसको करने की? कोई भी स्टूडेंट हो जिन्होंने उसको करने की कोशिश की हो, अगर बताएं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो ठीक है, अदरवाइज मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो अब आपको केवल मेरी स्क्रीन दिखेगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बता दीजिएगा मुझे। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपके घरों में सब लोग अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होकर मस्त होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। तो मैं हरीश सती, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू पौड़ी गढ़वाल से आपके बीच उपस्थित हूँ और हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे कोशिश करेंगे कि आज वो कंप्लीट हो जाए। तो जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 5 है। आज हमारे पास लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, या लॉन्ग और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो लास्ट टाइम पे कल हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो ये वाला था। ये वाला पार्ट था 32 का या 31 का, ये वाला पार्ट था, ये शायद 31 का पार्ट था। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, 31 ही था। हाँ, 31 का जो अथवा में या और करके क्वेश्चन आता उसका पार्ट था, और ये सेकेंड वाला पार्ट था। इसको हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पे क्वेश्चन है कि क्रमशः त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के दो वियुक्त धात्विक गोले S1 और S2 को इस प्रकार आवेशित किया गया है कि उनके आवेश घनत्व समान रहे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी थी और उसके बाद मैंने आपके लिए टास्क दिया था कि अगर आप थोड़ा सा आवेश घनत्व पर काम कर लें, घनत्व के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। ओके, इन दोनों गोलों को एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर रखकर किसी पतले तार से संयोजित किया गया है। गोले S1 पर नया आवेश प्रकलित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये वैसे भी आते हैं, कैपेसिटर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। दो कैपेसिटर होते हैं, उनको चार्ज करते हैं, उनमें उसके बाद उनको सेपरेट करते हैं, देन उनको कंबाइन करते हैं किसी वायर से, फिर उनमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये क्वेश्चन कैपेसिटर में भी आ सकता है। जो गोला है यानी कि जो स्पेयर है, स्पेयर भी अपने आप में एक कैपेसिटर है। हर वो चीज़ कैपेसिटर है जो चार्ज स्टोर करती है। कोई भी कंडक्टर, ये मतलब आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर एक विशेष प्रकार की युक्ति तो हमने बनाई है, लेकिन हर चालक क्या करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज को स्टोर करता है, अपने अंदर ले लेता है, यानी अवशोषित करता है। स्टोर बोलेंगे यहाँ पे, अवशोषित तो नहीं बोलेंगे, यानी अपने ऊपर जमा कर लेता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दी हुई है, चार्ज डेंसिटी दी गई है, राइट। और ये चार्ज डेंसिटी पे भी आपको ध्यान देना है, ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर वाली है, क्योंकि चार्ज डेंसिटियाँ तीनों टाइप की होती है, लैम्डा होता है, सिग्मा होता है और रो होता है। ये वाली लीनियर है, ये वाली एरिया वाली है, या सरफेस भी इसको हम कह सकते हैं, और ये वॉल्यूम वाली है। तीनों में अंतर क्या है, ये किसी वायर में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ये वाली किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, और ये वाली किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो यहाँ पता लग रहा है कि ये एरिया वाली है, राइट। अब थोड़ा सा और चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जब भी आपके पास चार्ज डेंसिटी दी जाती है तो उससे आवेश कैसे निकालते, तो फॉर्मूला ये होता है चार्ज डेंसिटी, कोई दो तीनों को मैं बता रहा हूँ आपके पास, लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है। तो यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा एल हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वाले में भी क्या होगा, क्यू अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्यू और ये सिग्मा ए हो जाएगा। और थर्ड वाले को अगर आप सॉल्व करें तो उसमें रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। यहाँ से वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल्स टू रो वी हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई होगी तो लाइन से मल्टीपल करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई होगी तो एरिया से मल्टीपल करना है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई होगी तो वॉल्यूम से मल्टीपल करना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा वाली है। जब ये पहला स्पेयर होगा तो इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। जो एरिया होता है किसी भी स्पेयर का, वो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस
1 है, इसकी 3 है, और इसको आप यहाँ कूलाम मीटर में है तो इसको मीटर में भी चेंज करना है आपको, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको आप क्या करेंगे 1/100 यानी 0.01 ये मीटर हो जाएगी, ऐसे ही 0.03 और ये मीटर हो जाएगी। तो ये रेडियस से भी हमने चेंज कर ली है। अब मैं सीधे आ जाता हूँ क्वेश्चन के आंसर पे, जहाँ पे हमने इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेप भी लिखे हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जो स्पेयर 1 है S1 गोला, उस पे आवेश निकालेंगे। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इसीलिए मैंने सारी चीजें पहले आपको अलग से समझाई। तो इस पे मान लीजिए Q1 आवेश है, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा और A। अब ये देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा और पृष्ठीय छिद्र यानी A। तो आवेश घनत्व इतना दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी बताया था मैंने 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई, ये 4 पाई आ गया, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखिए ये मैंने पहले भी बताया आपको, या तो आप 0.01 लिख लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, या तरीका होता है 1 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻²मीटर होता है। 1/100 होता है ना, 1/100 को हम ऐसा लिख दिए, बहुत बार बता दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये स्टेप आपको समझ में आ गया, और बहुत इजी कैलकुलेशन है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी अगर आपको दिखाऊं तो 2/पाई हो गया, फिर इंटू 10⁻⁻9 हो गया, 4 पाई है इंटू, अब देखिए ये 1 का तो कोई मीनिंग, मतलब 1 इंटू 1 कितनी बार भी कर लो 1 ही रहेगा, 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अच्छी तरीके से देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 4 8 हो गया, और इंटू 10⁻⁻9 -4 -13। कितना इजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे कर रखा है कैलकुलेशन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। छोटा छोटा मैं आपको कैलकुलेशन अलग से बताते रहूंगा। फिर ऐसे ही हम किस पे निकालेंगे, S2 पे निकालेंगे। लेट उसका जो चार्ज है उसको हमने Q2 बोल दिया, वही फॉर्मूला फिर से, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो वही रहेगा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्योंकि हमारी रेडियस चेंज हो चुकी है। तो अब आप फिर से मल्टीपल कर लेंगे, इजी मल्टीपल है, ये 9 बन जाएगा और ये 4 रहेगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, इंटू 4 भी रहेगा और इंटू 2 भी रहेगा। तो ये देखिए 8 और 8 9 जा 72, और बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो 72 सेकेंड का हमें मिल गया। अब सिचुएशन समझिए, एक ये स्पेयर है, दूसरा स्पेयर ये है। इसमें भी हमें चार्ज मिल गया जिसको हमने Q1 कहा है, इसमें भी हमें चार्ज मिल गया जिसको हमने Q2 कहा। अब इनको दोनों को हमने बहुत दूर रखा और एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या है, ज्यादा आवेश है, तो अब आवेशों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि एक दूसरे में आवेश जाएंगे, जिसका ज्यादा होगा उसका कम हो जाएगा, और एक क्या बनेगा, बैलेंस वोल्टेज बनेगा, यानी कि दोनों का विभव फिर समान हो जाएगा। तो अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही हमें समझना है। तो उसमें क्या होगा, आपके पास दो स्थितियां आएंगी। पहले जो चार्जेस हैं, पहले का क्या है Q1, दूसरे का क्या है Q2, बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 डैश और प्लस क्या हो गया Q2 डैश हो गया। अब ये Q1 डैश और Q2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए किससे करेंगे, Q1 इज इक्वल हो जाएगा C1V। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जो हम कैपेसिटेंस वाला चैप्टर जब पढ़ते उसी टाइम पे आया था। Q इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू V। Q जो आवेश की मात्रा है वो विभव के या वोल्टेज के अनुपाती होता है, तो ये अनुपाती है, और वहीं पे हम C लगाते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज किया। देखिए पहले की कैपेसिटी C1V हो जाएगी, ऐसे ही दूसरे की क्या हो जाएगी, ये जो Q डैश है इसके लिए वैल्यू हो जाएगी Q-2 के लिए हो जाएगी C2V। लेकिन दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि हमने उनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये स्टेप भी आपको छोटे छोटे में बता रहा हूँ, जो कि हाँ आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आगे होगा तो इस इक्वेशन के इस पार्ट में हमने वैल्यू रख दी, कि C1V रख दिया। यहाँ टच करके थोड़ा सा ये दिक्कत, यहाँ पे वैसे समझ लीजिए, C1V हो गया, C2V हो गया। फिर इस साइड आपका लेफ्ट साइड Q1 प्लस Q2 है, और ये C1 C2 कॉम, ये क्योंकि V कॉमन आ जाएगा इस तरीके से, और फिर हमने V की वैल्यू निकाली, वो हो जाएगी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से देखिए Q1 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻13, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, ये है 72। ये आगे निकल गया। ओके, इसकी वैल्यू है 72
2 इंटू 10⁻13। अब देखिए ये भी 10⁻13, ये भी 10⁻13, तो दोनों कॉमन आ जाएंगे ना, 8 + 72 हो जाएगा। छोटे छोटे कैलकुलेशन, ताकि किसी भी बच्चे को, बायो ग्रुप वाले बच्चे को भी दिक्कत ना हो। मैथ्स वाले तो इजीली समझ ही जाएंगे। तो 80 इंटू 10⁻18 हो गया, यानी Q1 + Q2 की वैल्यू ये मिलेगी हमको जब भी कैलकुलेशन किया जाएगा। ये ऊपर की वैल्यू मिल गई। अब C1 + C2 ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो अब हमें पहले C1 चाहिए और फिर क्या चाहिए, C2। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई स्पेयर होता है, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, ये एक स्पेयर है, स्पेयर की रेडियस r है, तो इसका जो कैपेसिटी होती है C = होता है 4πε0 और r होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे ये 4πε0 आता है इंटू r आता है, यानी कि उसकी जितनी रेडियस होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक छोटा गोला बनाया है, इसमें हम कितने बच्चे बिठा सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 4-5 बच्चे इस तरीके से इस गोले में बिठा दिए, एक तो ये हुआ। और फिर हमने और बड़ा गोला बनाया, तो इसमें हम बहुत सारे बच्चे बिठा सकते हैं ना। तो इसका मतलब जितनी रेडियस बढ़ेगी उतना आवेश उसमें ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे भी वही है, C1 की वैल्यू हो जाएगी 4πε0 r1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4πε0 r2 हो जाएगी। r1 की वैल्यू कितनी है, अभी बताई थी आपको, 1 × 10⁻2 है, और इसकी वैल्यू 3 × 10⁻2 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी समझ में आ गया, पहले स्टेप समझो, बाकी तो यहाँ किया हुआ है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टेप जो यहाँ किए हुए हैं, वो अगर आपकी समझ में ना आते हों तो वो कैसे समझने हैं। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया हो, ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। लेकिन अब ये वैल्यू भी कई बच्चों के समझ में नहीं आएगी कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आप याद कीजिए, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। तो जब ये है और ये 1 की है, तो ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/9 × 10⁻9, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये देखिए ये स्टेप लिखा 4π, तो ये किया हमने सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 1/9 और 10 ये 9 है और ये -2 है, तो 9 ऊपर है, 10⁻11 हो गया। सेकंड को भी करेंगे, ये 3 है, 1/3 हो जाएगा, ये 3 से 9 कट जाएगा और फिर से 11 आ जाए, यानी कि हमारे पास जो C1 की वैल्यू है, मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको, वो आई 1/9, ऐसे ही रख दीजिए इसे, 10⁻−11f, और C2 की वैल्यू आई 1/3 × 10⁻−11f, राइट। अब उस फॉर्मूले में रख दीजिए जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। ऊपर मैंने सॉल्व किया था इस फॉर्मूले को, कितना आया था, 80 × 10⁻13 आया था, राइट। और नीचे कितना आएगा, 1/9 + 1/3 और ब्रैकेट लगा के इंटू 10⁻11 कर दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना बड़ा आसान है, 9 एलसीएम आ जाएगा, इसको 3 से, यानी 4/9 ही आएगा, इंटू 10⁻11 आएगा, और फिर इसके 4 से ये 80 कट जाएगा, 9 भी इसके मल्टीपल में आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1.8 होगी, राइट। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो इसका कैलकुलेशन मैं एक बार और बताता हूँ आपको कैसे किया। ये देखिए 80 × 10⁻13, ये तो है ऊपर, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये कितना हुआ, 3 + 1/9 आएगा, और इंटू 10⁻- कितना आएगा, 11 आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, ये 80 है, ये 3 4 हो जाएगा, इंटू इसके साथ 9 आएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये समझ में आएगा, 3 + 1 यानी 4, और ये 9 ऊपर आ जाता है मल्टीपल में, तो ये कर दिया मैंने। अब पावर का रह गया, पावर में क्या है, 10⁻−13 ऊपर है, और ये पावर नीचे नेगेटिव में, तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, +11 हो गया। 4 से ये काट दीजिए 20 टाइम, और फिर 9 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना होता है, बहुत ईजी है, 180 हो जाएगा। ये 18 हो गया, और एक 0 लगा देंगे, इंटू 10⁻, अब ये माइनस का 2 बचा, ये एक 0 है इसमें ना, तो इसको अभी 80 × 10⁻1 लिख दीजिए, और इसी को हम, जो 10⁻1 का मतलब 18/10 यानी 1.8, और 1.8 आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये इधर ये सॉल्व, इतना वोल्ट हो गया। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इजीली वैल्यू फाइंड करें। अगर Q1 डैश की वैल्यू पूछी गई तो C1V था, C1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1/9 इंटू 10⁻−11 थी, और इंटू 1.8 कर दीजिए। कितना अच्छा कैलकुलेशन है, ये देखिए, ये 0.2 हो गया, और फिर उसके बाद उसका 0.2 यानी एक और इसमें लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻, और ये 12 बन जाएगा, ये माइनस का 12 है। अगर Q-2 पूछता तो वो भी आप बता सकते थे, इसीलिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वैकल्पिक विधि भी दे रखी है, उसको करने की जरूरत नहीं है, एक आपको आ गया, इसी पे आप फोकस कीजिए, हो जाएगा।
तो ये कल का क्वेश्चन था जो लास्ट में मैंने आपको दिया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। नहीं भी आया होगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें प्रत्येक के दो दो पार्ट हैं और ये भी है कि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए पार्ट है, मान लीजिए ये पहला पार्ट है, क पार्ट इसको जिसको कहा गया है, इसमें 3 क्वेश्चन है। ऐसे ही जब इसका और वाला आएगा तो हो सकता है उसमें 3 हो 4 हो, तो इस तरीके से हो सकता है क्योंकि ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। आपको केवल एक पार्ट करना है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि दोनों पार्ट नहीं करने हैं अगर आ भी जाए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी एसी स्रोत से V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी से किसी प्रतिरोधक और किसी संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इतना ही पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा संयोजन दिया गया है जिसमें एक तो लगा है रजिस्टर्ड और एक लगा है कैपेसिटर। और क्या है वो? एक एसी स्रोत है, LCR नहीं है बल्कि RC है। दोनों दो लगे हैं केवल, और ये AC, और AC में जो वोल्टेज है वो V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी है। मैं बार बार कह रहा हूं इसको, ये V0 साइन ओमेगा टी भी कह सकता है या इसको E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी भी है। तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ये पीक वैल्यू होती है और ये साइनसोइडल फंक्शन है, ज्यावक्रीय फंक्शन हम कहते हैं इसको। तो ये अभी इतना मैंने पढ़ा, इतना आपको समझा दिया। फिर कहता परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो मैं फटाफट बता रहा हूं आपको, कुछ और चीजें भी मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे यही है कारण कि एक बच्चे को वो सारे ऑप्शंस मिलें, उसको इतना कुछ पता हो कि ये होता तो मैं ऐसा करता, क्वेश्चन में ये पूछा जाता तो मैं इस तरीके से करता। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। 5 दिन का टाइम भी लग रहा है, आपको केवल 3 घंटे में इसको करना है, तो इसलिए आपको सारी छोटी छोटी बातें बता दी जाएंगी। देखिए बेटा क्या होता है, अगर आपके पास केवल R वाला सर्किट होता, उसमें AC जाती, तो यहाँ पे जो प्रतिबाधा या हम जिसको प्रतिघात या प्रतिरोध कहते हैं वो केवल R होता, राइट। R की क्या वैल्यू होती है वो आपको ऑलरेडी पता है। अगर ये L होता तब यहाँ पे XL होता, उसकी वैल्यू ओमेगा L होती। अगर ये C होता तब इसको हम XC कहते हैं और वो 1/ओमेगा C होता। तो ये इसको हम कहते हैं, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, प्रतिघात जिसको कहते हैं। और अगर ये तीनों एक साथ होते तब Z होता। Z की वैल्यू क्या होती है, कल भी बताई थी, एक क्वेश्चन में आया था, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है Z, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ केवल 2 पूछे गए हैं, एक R है और एक C है। इसी तरीके से वो R और L पूछ सकता है, इसी तरीके से वो L और C पूछ सकता है। तो तब हमें 2 की ही बतानी है। तो 2 के लिए क्या होगा, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही हम लोग सीखेंगे। मैं थोड़ा सा इसका फिगर बना के एक बार और समझाता हूं आपको। सपोज दैट ये C है और ये क्या है, R है। ये है C और ये है R। जब इससे AC पासेस थ्रू होगी ना बच्चा, तो यहाँ पे करंट तो किसमें होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में VC वोल्टेज होगा और इसके रिस्पेक्ट में VR वोल्टेज होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि VC वोल्टेज और I का क्या रिलेशन है और VR और I का क्या रिलेशन है। तो फिर से एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जब R से कोई प्रत्यावर्ती धारा गुजरती है तब इसमें फेज चेंज नहीं होता, यानी कि हम अगर इसका फेजर बनाएंगे तो यहां आपका V है तो यहीं आपका I भी होता है, ओमेगा T इनमें फेज होता है। याद रखें मैं क्या कह रहा हूं, देयर इज नो फेज, यहाँ पे फेज ही नहीं होता, नो फेज, फेज चेंज ही नहीं होता है। मतलब नो फेज में फेज तो होगा लेकिन फेज चेंज नहीं होता। किस किस में, V और I में, यानी कि वोल्टेज और करंट एक ही कला में होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो वोल्टेज और करंट एक ही कला में स्थित होते हैं। लेकिन जब ये किससे जाता है, L से, यानी कि इंडक्टर से जाता है, तब क्या होता है, तब जो वोल्टेज होता है वो अग्रगामी होता है। तो हम इस तरीके से दिखाएं, सपोज दैट मैं कहूं कि ये है हमारा क्या चीज, करंट वाला, तो वोल्टेज ठीक 90 डिग्री इससे आगे होता है, यानी VL यहाँ होता है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। करंट पीछे चल रहा होता है और वोल्टेज आगे चल रहा होता है, जिसको हम VL कहते हैं। यहीं पे अगर ये C से जा रहा होता है इस तरीके से, तो C में ठीक उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ करंट की वैल्यू है तो ठीक 90 डिग्री नीचे, यहाँ पे इससे नीचे की तरफ 90 डिग्री बनाना है, यहाँ VC होता है। अब क्या समझ में आया आपके कि जो VC होगा वो करंट से
पश्चगामी होगा, पीछे होगा, और जो वी आर है वो उसी के फेज में होगा। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन के लिए जरूरी थी आपके दिमाग में होनी, और क्वेश्चन तो फटाफट हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, अब फिगर पे आ जाइए, क्योंकि सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब मैं यहां से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या फिगर बनी है, इस तरीके से लिया गया है। अगर आप देख पाए तो इसने जो वी आर है उसको यहां दिखाया है। अगर ये वी आर यहां दिखाया तो करंट भी यही होगा। इससे ठीक 90 डिग्री पे आप अपने हिसाब से बनाइए, यहां न देखें। ये वी सी होगा ठीक 90 डिग्री पे पीछे की तरफ, राइट। करंट और वी आर दोनों एक ही फेज में है, और इन दोनों का जो परिणामी होगा, क्योंकि ये वेक्टर होते हैं, रोटेटिंग वेक्टर इनको हम कहते हैं, वो परिणामी कहीं ना कहीं यहां बीच में होगा। इससे वो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, और यहां हम ओमेगा टी का एंगल दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस से, राइट। तो ये कंडीशन आ गई। खैर इससे इस तरीके से भी हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर हम इसका क्या करें, परिणामी खींचे, तो जो v की वैल्यू होती है, रिजल्टेंट जो होता है, जब हम इसका फिगर कंप्लीट करेंगे तो फिगर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से ये खींचा, तो ये इस तरीके से, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा वी सी प्लस वी आर। ये वेक्टर का समेशन होता है। चाहे आप जिस ये वी आर, ये जो वी सी की वैल्यू है उसको आप यहाँ मान सकते हैं, या जो ये वी आर की वैल्यू है उसको आप यहाँ मान सकते हैं। तो ये वाला जो है ये किसको दिखा रहा है, वी को दिखा रहा है, तो वो वी सी प्लस वी आर होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बनता है इससे, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको फिगर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ये हमारी डायरेक्शन हो गई वी आर की, ये डायरेक्शन हो गई वी सी की, और यहां बीच में कहीं क्या है, वी है, राइट। अगर इस फिगर को हम इस तरीके से कंप्लीट करें तो एक समचतुर्भुज टाइप का ये बनेगा। इसमें डॉट डॉट हो नहीं रहा है, इस तरीके से हो जाएगा, राइट बेटा। मैं कह रहा था यहाँ भी वी आर हो सकता है और यहाँ भी वी सी हो सकता है। ये रिजल्टेंट है और ये 90 डिग्री पे होता है। तो ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी वैल्यू हो गई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर और प्लस वी सी का स्क्वायर। अब हमें वी आर चाहिए। वी आर क्या होता है, ओम का लॉ लगाइए, आई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। वी सी क्या हो जाएगा, आई एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स सी बोलते हैं हम, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पे एक्स सी बोलते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहाँ पे भी किया हुआ है। तो सारी छोटी छोटी बातें जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी या नहीं पता थी वो मैंने बता दिया। अब आप सारे स्टेप यहाँ से देखिए, ये आ गया, फेजर बना दिया, इतना ही काम करना है। ये स्टेप लिख दिया, ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया। अब ये वी आर की वैल्यू मैंने अभी बताई ऐसी होगी, इसकी वैल्यू लिख दी, और फिर इसको इस वाली इक्वेशन में रख दिया, ये वाली इक्वेशन में। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना। इसमें जब वैल्यू रखी तो आई कॉमन आ जाएगा, फिर ये आई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर पर एक्स सी बचा, और फिर हमें आई की वैल्यू चाहिए होती तो आई एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी एम अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ना जो जेड था हमारा, वो जेड यही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब मैं बताना चाहता, अगर आर एल होता ना तब ये पता जेड की वैल्यू क्या आती, ये आती आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और जब तीनों होते हैं बार बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, तब हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें आपको पता रहनी चाहिए। 2 आएंगे तो ये होगा, अगले 2 आएंगे तो ये होगा, तीनों आएंगे तो ये हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आया है, ये देखिए, ओके। और ये जेड उसने लिख दिया। तो ये प्रतिबाधा ही हमें ज्ञात करनी थी, तो वो ऐसे घुमा के भी देता है, क्योंकि हमने अधिकतर एलसीआर सर्किट के लिए रटा हुआ होता है। और अगर ये छोटे छोटे दे दिए कि एलआर के लिए, एक्सी के लिए, तो आपको इस तरीके से करना, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, इस तरीके से करना है। तो चलिए ये पहला हो गया है। अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कोई प्रेरक का किसी, यानी इंडक्टर की बात हो रही है, परिपथ में चालक के रूप में कब कार्य करेगा। अब चालक किसको कहते हैं पहले आप वो समझिए। चालक वो युक्ति है या चालक क्या होते हैं जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है या जिनमें से आवेश फ्लो करने लग जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। तो कब प्रवाहित करेगा, देखो 2 चीजें होती हैं। किसी भी चालक से जो चार्जेस हैं वो तब फ्लो नहीं करेंगे जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, रुकावट है, इसको हम प्रतिघात भी कह रहे हैं और प्रतिबाधा भी कह रहे हैं, यानी रिएक्टेंस भी कह रहे हैं, इंपिडेंस भी कह रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रेरक इंडक्टर है वो इंडक्टर क्या करे, रेजिस्टेंस कम करे। तो कब रेजिस्टेंस कम करेगा, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस होता क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स एल इज इक्वल्स टू होता है बेटा ओमेगा एल। ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एल क्या है इसका, ये है इंडक्टिव कोफिशिएंट, जिसको हम कहते हैं, ये वैल्यू है।
तो अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये बेसिक चीज थी, ये आपको पता लग गई। अब हम इसके आ जाते हैं। दृष्टि धारा यानी कि डीसी करंट के लिए एक प्रेरक चालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि जो डीसी करंट होता है जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, यदि उसमें हम प्रेरकत्व लगा दें तो वहां पे वो चालक का काम करेगा। क्यों करेगा? अब इसके लिए यहाँ कंडीशन है, एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू दृष्टि धारा के लिए 0 होती है, तो एक्स एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू एल यानी 0। अब रेजिस्टेंस ही नहीं है, जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इजीली चालक की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा भी एक वैकल्पिक तरीका दे रखा है कि अगर आप इस तरीके से समझें कह के, तो हमने पढ़ा हुआ E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। जब हम डीसी करंट की बात करते हैं तो डी आई अपॉन जो डी टी होता है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो होता ही नहीं है। करंट जो है स्टडी करंट होता है, और ये जो डी आई अपॉन डी टी है ये कहता है कि करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी आपको कर लेना है, इतना ही आपको लिखना है इसमें कि ये दृष्टि धारा के लिए चालक का काम करेगा। अगला क्वेश्चन था, किसी विद्युत लैंप की अभिकल्पना, तो ये मतलब जिस पे हम जोड़ते हैं वोल्टेज है वो 220 वोल्ट, सॉरी 110 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डीसी और 11 एम्पियर है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा लैंप है जो किस पे ऑपरेट हो रहा है, 110 वोल्ट पे। और इस 110 वोल्ट पे जब ये ऑपरेट होता है ना, तो इसमें 11 एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, फ्लो करती है, राइट। इस लैंप को, अब यही लैंप था जो कि इस तरीके से चल सकता था, लेकिन हमने उस लैंप को कहाँ जोड़ दिया है, 220 वोल्ट पे जोड़ दिया है, जिसकी 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। अब इसके श्रेणी क्रम में हमने लगाया, तो किसी कुंडली के साथ पराचित किया गया है, तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अब हमें उस कुंडली का क्या करना है, प्रेरकत्व ज्ञात करना है, जिसके साथ हमने इस लैंप को लगा दिया है। मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे पास एक कुंडली है, यहाँ पे एक लैंप जो था उस लैंप के साथ हमने इसको लगा दिया है, और अब इसको हमने कितने वोल्ट के वोल्टेज पे लगाया, 220 वोल्ट पे लगाया, और जिसकी 50 हर्ट्ज की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बल्कि ये एसी करंट होगा, ये था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये भी यहाँ पे देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले हम इस लैंप का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनिशियल जानकारी हमारे पास थी, ओम का लो बार बार इसका यूज हो रहा है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन आई, इसी से ये निकला हुआ है। तो 110 अपॉन कितना हो गया, 11, राइट, क्योंकि वोल्टेज दिया था इतना, करंट दिया था इतना, यही मैंने यहाँ पे यूज किया, बहुत ईजी है कैंसिल करना भी। 10 ओम मिल गया, यानी कि जो बल्ब है ना उसका रेजिस्टेंस मिल चुका है हमें, R इज इक्वल्स टू 10 ओम। अब उसको कहीं भी लगा लीजिए, वो 10 ओम का है, ये हमें पता लग गया। तो जो क्वेश्चन में पहली चीज दी गई थी ना, उससे हमें यही फाइंड करना है कि जो वो बल्ब है, वो बल्ब का R कितना है, कितना है, 10 ओम है। अब जहां भी लगेगा वो 10 ओम का रेजिस्टेंस देगा। अब उसको कहीं भी लगा लीजिए। अब हमने उसको किस पे लगा दिया, एसी सोर्स पे लगा दिया, लेकिन एक कुंडली के साथ लगाया। ये अभी बोला था मैंने आपको कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पे R और L लगेगा। तो देखिए यहाँ L लगा हुआ है और साथ में क्या लगा हुआ है, एक R, बार बार मैं इसको कर दे रहा हूं, और ये एसी स्रोत लगा है, तो L और R लगा है। अभी मैंने इसका आंसर पहले भी दे दिया था कि यहाँ पे जो Z की वैल्यू होगी वो होगी √R² प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था, और बिल्कुल यही यहाँ पे यूज होती है। ये जेड का मतलब इतना रेजिस्टेंस है, वी कितना है, 220 वोल्ट है। अब फिर से ओम का लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे आर का मतलब क्या है, यहाँ पे आर का मतलब है बच्चों जेड। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसको एकदम से समझ में आ रहा होगा। आर हम तब यूज करते हैं जब केवल रेजिस्टेंस होता है, जेड हम तब यूज करते हैं जब आर एल होगा, या आर सी होगा, या LRC होगा, तब हम उसको Z बोल देते हैं, और सिंगल सिंगल होंगे तो तब हम उसको XL और XC कहते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि Z ये होता है, यहाँ पे ओम का लॉ ही लगाएंगे, तो हमें अब क्या निकालना है, करंट। तो यहाँ पे IRMS इज इक्वल्स टू VRMS, तो ये 220 वोल्ट देखो VRMS होता है, अपॉन जहां R आना था वहां क्या आएगा, Z आएगा, और Z की वैल्यू क्या है बच्चों, ये 220, और Z की वैल्यू है √R² प्लस XL का होल स्क्वायर, राइट। और IRMS यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, वो या इसमें दिया भी था 11 एम्पियर का दे चुका था। तो ये अब देखिए यहाँ से मैं समझाता हूँ, ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड के लिए स्टेप बन गया, 220 वोल्ट हो गया, ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए IRMS की वैल्यू कितनी थी, 11 एम्पियर, ये 220 दे रखा है, ये 100 हो गया। कैसे 100 हुआ, 10 का स्क्वायर, क्योंकि R हमारा कितना था 10, और केवल XL क्या रह गया,
हमें फाइंड करना है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। जिन बच्चों को नहीं आता है यहाँ पे देखिए, 11 इज इक्वल्स टू 220 अपॉन अंडर रूट 100 प्लस एक्सएल का स्क्वायर, राइट। सबसे पहले इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 तो 2 टाइम यानी 20, और इधर हो जाएगा बच्चों आपका 100 प्लस ये हो जाएगा एक्सएल का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, 20 बचेगा, राइट। अब क्या करो, इसका रूट हटाओ। यहाँ से रूट हटाने के लिए दूसरी तरफ हमें स्क्वायर करना होता है, तो ये 100 प्लस एक्सएल का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बता, इस पे रूट था, मुझे रूट नहीं चाहिए। जब रूट नहीं चाहिए तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर करने पर ये अंडर रूट हट जाता है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का 400 हो गया। अब ये एक्स एल इज इक्वल्स टू, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी, 300 हो गया, ये स्क्वायर है इसमें। फिर इसको हम एक्स एल, जिनको नहीं समझ, छोटे तरीके से लिखा, 100 इंटू 3 लिख सकते हैं। 100 का कितना होता है, 10, और ये अंडर रूट 3, तो एक्स एल की वैल्यू हो गई 10 अंडर रूट 3, और ये देखिए 10 अंडर रूट 3, ये निकला एक्सएल। अब आपको एक्सएल नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया है केवल एल। अब आप कहेंगे जी एक्सएल क्यों निकाला, फिर इसलिए निकाला, ये पहली कड़ी थी, यहां से आगे हमें ओमेगा एल लगाना पड़ेगा। फिर ओमेगा, इसकी वैल्यू भी हम नहीं जानते हैं, तो हम 2 पाई एफ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, और वो फ्रीक्वेंसी दी गई 50 हर्ट्ज दी गई है, तो हमें एफ पता था। ये रिलेशन भी मैंने कल बताया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, या तो टी होता है, टी टाइम पीरियड है, या तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है। तो इससे एक चीज और पता लगती है कि जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है उनमें। छोटी छोटी चीजें हैं जो फिजिक्स में अगर आपको आती हैं तो आप मास्टर हैं इसके, आपको मजा आएगा फिजिक्स करने में। ये देखिए, तो यहाँ पे आप 2 पाई एफ और एल और इज इक्वल्स टू, अभी अभी हमने फाइंड कर लिया था, ये था 10 रूट 3 था, राइट। तो यहाँ पे आप 10 रूट 3 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए, या एल इज इक्वल टू सीधे अंडर रूट 3 अपॉन 10 पाई लिख दीजिए, इतना ये हेनरी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मतलब एक पार्ट था वो पूरा का पूरा हमने कर लिया 32 का। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, जिसमें बहुत सारे फिर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसको बोलते हैं, का नामांकित आरेख खींचकर उसके कार्यकारी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। किसी वास्तविक ट्रांसफॉर्मर में होने वाले ऊर्जा ह्रास के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छे से देखिए क्या क्या करना है। एक तो केवल आपको चित्र बनाना है और कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि आप बहुत सारा ज्ञान वहां पे दे दें, नहीं, केवल उसका नामांकित चित्र। उसके बाद कह रहा है सिद्धांत, तो आपको केवल सिद्धांत देना है, क्रिया विधि नहीं पूछी गई है, केवल सिद्धांत लिखेंगे जो 2 लाइन का होगा। और तीसरी चीज है, उसमें जो ऊर्जा ह्रास होता है, एनर्जी लॉसेस होते हैं, उनके 3 कारण लिखने, एक्सप्लेन भी नहीं करना है। अंडरस्टैंड, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद लिखता है, कोई ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर किसी निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर दूसरे पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले ये लॉसेस वाला पहले आ गया, ठीक है। मैं पहले आपको एक ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में बता रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है बच्चों, इसमें हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं या 2 एंड होते हैं, एक में प्राइमरी कॉइल लगती है और एक में सेकेंडरी कॉइल लगती है। आप इसका फिगर इस तरीके से भी बना सकते हैं और या सिंबॉलिक भी दे सकते हैं। ये एक मैंने क्या ली, ये आयरन की कोर होती है जिसको हम, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं उनको चिपका चिपका के एक दूसरे से रखते हैं। ये जो पहली प्लेट है ना, इस पे इस तरीके से यहाँ पे कॉपर वायर वॉन्ड किया जाता है, माने लपेटा जाता है। ये जो प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राथमिक कॉइल जो है बच्चों, इसमें जो कॉपर की वायर, आपको तो केवल फिगर देनी, लेकिन मैं फिर भी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, थिक वायर होता है, माने इसकी मोटाई ज्यादा होती है, थिक होता है ये वायर, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, पतला वायर होता है इस तरीके से, और इसके बहुत सारे फेरे लगाए जाते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है। कारण है कि यहां से जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज
फेस, राइट। और इधर ये इसको क्या करता, हाई वोल्टेज कर देता है। तो हाई वोल्टेज कब करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो सेकेंडरी कॉइल होती है ना, उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है, और मैग्नेटिक फील्ड पे फाई डिपेंड करता है, B डॉट ए होता है। तो कैसा रिलेशन है, कितना शानदार रिलेशन है। नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते जाएं और हमारे पास वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो प्राथमिक में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकंड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। केवल आपको फिगर बना के दिखा देनी है। तो ये फिगर आप बना देंगे, ये आगे बना रखिए, ये देखिए यहाँ भी बना रखिए, यहाँ ये दो तरीके से बना रखिए, यहाँ इसी पे कर रखा है, यहाँ अलग से। तो आप ये वाला भी दे सकते हैं चित्र, ये वाला भी दे सकते हैं। ये देखिए कम है इसमें फेरे, और इसमें बहुत सारे फेरे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि कलर व्हाइट टाइप का है, राइट। और ये नर्म लोहे की क्रोड है जिसको हम सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं, क्रोड कहते हैं, राइट। ये हो गया, इतना ही करना है आपका, हो जाएगा। अगला मैंने जो लिखा था इसमें लॉसेस पूछे गए थे आपके पास, क्या क्या लॉसेस होते हैं। हाँ, पहले सिद्धांत भी पूछा गया था। सिद्धांत क्या होता है वैसे ही बात कर लेते हैं। तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत कहता है बच्चों कि एक कुंडली है और ये इस तरीके सिंबल भी है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। ज्यादा ही गंदा बना दिया मैंने, एक बार थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ये प्राथमिक कॉइल है, ठीक है, और ये है इसकी सेकेंडरी कॉइल, राइट। तो जो प्राथमिक कॉइल है सेकेंडरी कॉइल में, इन दोनों में होता है अन्योन प्रेरण, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल, राइट। और क्या हो जाएगा, अन्योन प्रेरण को क्या कहते हैं, इंडक्शन, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्शन इसमें होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि यहां से लेकर यहां जो है फ्लक्स लिंक हो जाता है। तो आपने ये कहना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार प्राथमिक कॉइल में जो फ्लक्स परिवर्तन होता है वो सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट हो जाता है या लिंक हो जाता है, उससे रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, जब प्राथमिक कुंडली पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज अनुप्रयुक्त किया जाता है तो परिणामी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि रट के आपको यही लिखना है, बिल्कुल भी नहीं, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मैंने आपको सिद्धांत बता दिया। अब थोड़ा लॉसेज यहाँ पे भी थे लेकिन मैंने अलग से लिखे। 4 लॉसेज होते हैं इसमें। एक होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में क्या था बच्चा, यहाँ पे जो उसमें वायर लगी होती इस तरीके से, कॉपर की वायर लगी होती। तो कॉपर की वायर हमें पता है कि जो भी वायर लगती है जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसमें हीटिंग होती है जिसका फॉर्मूला था I²R, ठीक है। ये हीटिंग का फॉर्मूला हो गया, और टी भी लगा सकते हैं टाइम के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I²RT ये हीटिंग का फॉर्मूला है, राइट। तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। अब ये हीट क्या करती है, और रेजिस्टेंस बढ़ाती है। रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। दूसरा होता है आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में क्या होता है कि हमने क्या ली थी, यहाँ पे एक प्लेट ली थी ना, तो वो जो प्लेट होती है आयरन की, वैसे वो इंसुलेटेड होती हैं और पीस पीस में होते हैं, अलग अलग पीस होते हैं उनके, चिपकाए जाते हैं। जैसे आपकी कॉपी के पेज है ना, तो कॉपी के प्रत्येक पेज को अलग अलग मान लीजिए, वैसे यहाँ पे आयरन की प्लेट्स भी होते हैं। और यहाँ अंदर भी खोखला रखा जाए, ये पूरा खोखला रहता है। तो अभी ज्यादा है नहीं आपके पास, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक एडी करंट होता है। एडी करंट क्या होता है ना बच्चे, यहाँ भंवर धाराएं उड़ती हैं, जैसे पानी में भंवर उड़ता है ना, उसी तरीके की धाराएं यहाँ उड़ जाती है इसके ऊपर। उसको बोलते हैं हम भंवर धाराएं या एडी करंट्स, ठीक है। ये करंट्स क्या करता है, ये इसका विरोध करता है, यानी कि जो इसमें क्या बन रहा है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का विरोध कौन करता है, एडी करंट करता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, माने इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो चुंबकीय क्षेत्र में एक लैगिंग रहती है, उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये एक आप केवल ये लिखेंगे, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का मतलब ये हुआ कि जो प्राथमिक कुंडली है उससे जो सेकेंडरी कुंडली है उसमें फ्लक्स का जो लिंक है वो कंप्लीटली नहीं हो पाता है, वो लीकेज हो जाता है, कुछ बाहर निकल जाता है, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू उसको नहीं मिल पाती है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, मैं ऐसे ही बनाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं प्राथमिक कुंडली हो गया, आप सुन रहे हैं मुझे, आप सेकेंडरी कुंडली हो गए, तो मैं जितना आपको दूंगा नॉलेज, हो सकता है कि कुछ बच्चे उसके 90% पे पहुंच जाए, कोई 80 पे पहुंच जाए, कोई 70%
का मतलब इतना आप गेन करेंगे मेरे ज्ञान को, ठीक है। लेकिन बाकी का जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, बाहर निकल गया, आप में लिंक नहीं हो पाया, पूरा का पूरा आपको नहीं मिल पाया। तो यही है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, लीकेज हो जाता है। और तीसरा है घर्षण या गर्मी के रूप में ऊर्जा, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये लॉसेज होते हैं, आप कोई भी दो लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी है। फ्लक्स चरण, कुंडलियों का प्रतिरोध, भंवर धाराएं, शैथिल्य और नहीं। ये तो नहीं किसी और का आंसर होगा, तो ये भी आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन इसके लिए नहीं लिखा था। कोई ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसी निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है? व्याख्या कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ये नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा, आपको भी समझना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, ये लो वोल्टेज को, ऐसे याद रखो, हाई वोल्टेज में चेंज करता है। भाई तो लो वोल्टेज था, हाई बना दिया, कहां से बनाया इसने अपना आप ही? तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है बेटा, दो चीजों का रिलेशन, लो वोल्टेज एट हाई करंट। यहां लो वोल्टेज होता है लेकिन करंट हाई होता है, और यहां बनता है हाई वोल्टेज एट लो करंट। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या हुआ? यहां पे देखिए, यहां पे जो पावर होती है वी आई, और यहां पे भी पावर वी आई। तो यहां क्या है, वोल्टेज कम है लेकिन करंट ज्यादा है। तो वही एग्जांपल देंगे फिर से, 3 इंटू 8 24। और इधर क्या है, यहां है हाई वोल्टेज, तो वोल्टेज हाई कर दीजिए, जैसे 12 हो गया, और इंटू 2 कर दीजिए, अभी कितना है 24। तो दोनों केसेस में जो एनर्जी है वो, या जो पावर है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यही आपको समझाना भी है। तो बिल्कुल भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता है, और व्याख्या आपको कर देनी है, और व्याख्या यहाँ पे दी भी गई होगी, ये लिखा भी है। जो इनपुट पावर होती है और जो आउटपुट पावर होती है वो बराबर होती है, और मैंने भी इसका कॉजेज आपको यहाँ लिख के दिया है। ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत चलता है। ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा ना तो बढ़ाता ना घटाता है, सिर्फ वोल्टेज और करंट को बदलता है। इनपुट शक्ति यानी इनपुट पावर और इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, ये हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है, v इक्वल्स टू आई। तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, बहुत बढ़िया है। छोटे छोटा आपको लिखना है, और खट खट आपको क्या मिलने, नंबर मिलने हैं। एक और क्वेश्चन था, वो भी देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डाल दिया, 5 नंबर में सब कुछ अजमा रहा आपसे, सारा नॉलेज आपका यहीं चेक हो रहा है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रम से इतनी इतनी है। प्राथमिक कुंडली को दी गई निवेश वोल्टता 90 वोल्ट है, परिकलित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बच्चे, एक रिलेशन होता है कि यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है जिससे हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन ये है, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई ई। अब किसी, जिस बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज है वो बोलेगा सर ने क्या लिख दिया। ये है प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या। तो इनके जो फेरों का अनुपात होता है ना, सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या अपॉन प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इज इक्वल्स टू, सेकेंडरी कुंडली में ये ई का मतलब है ईएमएफ, ठीक है, जिसको वोल्टेज आप कह सकते हैं, और ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज। कुल मिला के प्राइमरी कुंडली का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी कुंडली का वोल्टेज, राइट, इज इक्वल्स टू प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन पी अपॉन एन एस, यही लिखा हुआ है। तो इस रिलेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए दे रखी है ना, ये दे रखी है वैल्यू एन पी की, ये किसकी दे रखी है, एन एस की। ये वैल्यू किसकी दे रखी है, प्राथमिक कुंडली यानी कि ई पी की, और आपको ई एस निकालना, इसी रिलेशन से निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं, हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, हमारे पास हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू ई पी अपॉन ई एस, राइट। एन पी कितना दे रखा है 200, ये कितना दे रखा है 3000, ये कितना दे रखा है 90, और ये ई एस हमें फाइंड करना है, करो फाइंड। ई एस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 90 इंटू 3000 और अपॉन 200, 200 ही था ना, 200, 20 कैंसिल, और 2 से 15, और 15 9 से कितना होता है बताएं, 135, और इतना हो जाएगा, इतना वोल्ट बन जाएगा आपका 1350 वोल्ट। बस हो गया। द्वितीय कुंडली में निर्गत वोल्ट था, वोल्ट तो हमने निकाल दी। यदि कहता है द्वितीय कुंडली में धारा, अब धारा भी पूछ ली उसने,
ये तो पहले पूछा। अब धारा और वोल्टेज का ना रेसिप्रोकल रिलेशन है। रेसिप्रोकल का मतलब अभी तक हम ये रिलेशन पढ़ रहे थे ना, अब यहाँ पे कंपेयर करो। इसमें क्या होता है, आई पी अपॉन आई एस, ठीक उल्टा कर दो, यहाँ एन पी नहीं आएगा, एन ये हो जाएगा एन एस अपॉन एन पी। रेसिप्रोकल रिलेशन है, जब आई पी आएगा तो उसके साथ एन एस आएगा, और आई एस आएगा तो इसके साथ एन पी आएगा, यानी कि ठीक उल्टा रिलेशन है। और इस उल्टे रिलेशन से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब ये भी है ये भी है, दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जहाँ किया ही है। ये बच्चों पहला ये हमने कर लिया था, सबको समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा वाला है, ये बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है, ये भी पता है ये भी पता है। ये 2 एम्पियर ऑलरेडी 30 एम्पियर आ जाएगा। बहुत मजे से, मतलब एक एक मिनट में आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो 1.5 से 2 घंटे में आराम से आप फिजिक्स का पेपर कर सकते हैं, जो इतना बड़ा पेपर लग रहा है आपको। मजे से ज़्यादा ज़्यादा 2.5 घंटा आपका लगेगा। तो चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज हम कंप्लीट ही करेंगे। इसमें भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, लगभग 6 क्वेश्चन हमें करने हैं, क्योंकि 3 इसमें होंगे, 3 इसके बी पार्ट में होंगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़े। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि पता नहीं चल पा रहा आप लोग सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। कोई हाँ ना बताइए। यस सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो आराम से एंजॉय करो पढ़ाई को। पढ़ाई बहुत, और फिजिक्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें तो इतना मजा आता है करने में कि हमें लगता है आह इसको दिन रात हम पढ़ते रहे हैं। पर समझ में आना चाहिए, जब समझ में आएगा तभी आनंद आता है। चलिए, तो 33 क्वेश्चन की तरफ है हम लोग। कोई प्रकाश किरण किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, आपतन कोण के साथ विचलन कोण किस प्रकार विचरण करता है, ग्राफ द्वारा दर्शाइए, अतः न्यूनतम विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। बहुत बढ़िया है, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, केवल ग्राफ पूछा गया आपसे, केवल और केवल ये ग्राफ पूछ रहा है, केवल इतना पूछ रहा है आपसे। ये ग्राफ, ये भी ये वाली क्लास मैंने ली थी, ये बनता है यहाँ पे न्यूनतम विचलन वाली कंडीशन। ये ग्राफ पूछ रहा है, केवल ये बनाना है आपको। और ये कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। तो न्यूनतम विचलन कोण एक कंडीशन थी बेटा, जब I इज इक्वल्स टू E होता है, उस टाइम पे आपतन कोण का मान ये निर्गत कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस आपको इसके लिए देनी है, भाई इतना ही काम करना है। सेकंड क्वेश्चन है, पहले इसी को देख लेते हैं, चलो तब आपको बताएंगे। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे विचलन कोण वाला दिखाया गया है, यहाँ पे आपतन कोण दिखाया गया है, ऐसा ग्राफ आता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मिनिमम डेविएशन होता है DM, ये सबसे कम वैल्यू होती है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाई दफे कभी पूछ लिया एक्सप्लेन के लिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब आपतन कोण का मान कम रहता है तब विचलन कोण का मान अधिक रहता है। यहाँ देखिए, आपतन कोण का मान कम है, विचलन कोण का मान अधिक है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, विचलन कोण घटते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके ये मिनिमम हो जाता है, यानी कि न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद फिर से आप आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से चलो इसको मिटाते हैं और फिगर बनाते हैं। ऐसा कुछ होता है, यहाँ से रे गई, इधर ऐसा होता है, फिर यहाँ से सीधी हो जाती है, और फिर यहाँ ऐसा ऐसा होता है। ये वाली रे यहाँ जा रही थी, कहाँ चले गई, यही होता है आपका विचलन कोण। अब मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो I की वैल्यू है ना, स्टार्टिंग में ये अगर कम रहे तब भी ये विचलन कोण क्या आता है, ज्यादा आता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू, आपतन कोण की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते कैसे बढ़ाएंगे, ये इधर की तरफ बढ़ेगा और नीचे इस तरीके से। तो ये विचलन कोण क्या होगा, कम 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 कम, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आपने और बढ़ाया इसको तो फिर ये विचलन कोण क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो ये था, ग्राफ एक्सप्लेन भी कर दिया, बता भी दिया है। न्यूनतम विचलन कोण वह है जिस पर आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं। मैंने कहा भी था कि इस कंडीशन में I इज इक्वल्स टू ये होता है, और R1 इज इक्वल्स टू R2 भी होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से क्लास भी आपको बताई गई है, ये बल्कि ये वाली क्लास भी मैंने ही पढ़ाई है। मजेदार बात यह है कि सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, परिभाषा देंगे 1 नंबर और मिल जाएगा, 2 नंबर अभी तक आप ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। कोई प्रकाश किरण प्रिज्म कोण A के किसी प्रिज्म के एक अपवर्तक फलक पर अभिलंबवत आपतन करके कोण किस पे लिखा, डेल्टा पर, जिसको हम विचलन कोण भी कहते हैं, विचलित होती है। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमें पता है अपवर्तनांक पढ़ाया है,
सती सर ने ही पढ़ाया था। खट खट ये वाली फिगर बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे और पूरा डेरिवेशन करके बाद में बोलेंगे हमने तो बहुत बढ़िया किया। सारा गलत। क्वेश्चन भी समझना है, उसने घुमा दिया, उसने कहा कि ये सारी कंडीशन तो उसने सही दे रखी है कि ये ए है, बिल्कुल सही है। अपवर्ड तक जो पहला फलक है कह के उस पे अभिलंब, यानी कि यहां से जो जा रहा है ना ये 90 डिग्री पे जा रहा है। ये वाला कोण जो है 90 डिग्री है या ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे गया। आपतन करके कोण, अब जब ये 90 डिग्री पे जाता है ये कहीं विचलित नहीं होता है, राइट। अब यहां इस वाले पृष्ठ पे आपको नियम लगाने पड़ेंगे। यहां पे सबसे पहले क्या कर दीजिए, एक अभिलंब खींच दीजिए। अभिलंब के बाद ये आई हो जाएगा आपका। और अब यहां ये किससे जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा इस तरीके से। ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी आर हो जाएगी। अब ये जा कहाँ रहा था, चले कहाँ गया, उसके बीच हम जो वैल्यू, सॉरी आर था, एक बार फिर से बनाएंगे इसको क्योंकि यहाँ पे कम डिस्को है। पहले मैंने आपको ये समझाया, इसके बाद थोड़ा सा इसको, क्योंकि यहाँ पे एक ही कलर है इस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहां से इतना समझ लीजिए, पहले ये 90 डिग्री पे गया, ये समझ में आ गया होगा, ये 90 पे गया। यहां पे आप अभिलंब ड्रॉ करेंगे। ये जो इंसिडेंट रे है और अभिलंब है, इनके बीच जो कोण होता है उसको आई बोलते हैं। अब यहां ये अभिलंब से दूर हटेगा, इधर की तरफ मान लो हट गया। ये वाला जो कोण है ये आर होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल जिसको कहते हैं। अब इस रे ने जाना कहाँ था, इसने जाना था यहाँ, ये डॉट 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 नहीं हो रहा इसमें, यहां जाना था, चले कहाँ गए यहाँ। तो ये वाला है आपका विचलन कोण। ये कौन सा, आपतन कोण तथा जो फाइनल निर्गत किरण है उनके बीच की जो एंगल होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको विचलन कोण कहते हैं। तो ये बना बेटा फिगर। यहाँ पे बड़े मजेदार बात ये है कि ये जो आर की वैल्यू ये बड़ी है, विचलन कोण छोटा है और ये आई है, राइट। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। आगे इसी में मैं समझा देता हूं आपको, यहां बता रखा है। और ये बनी है फिगर, जो मैं आपको समझा रहा था वो फिगर यहाँ पे बनी हुई है। देखिए प्रिज्म ले लिया, ये उसका ए कोण हो गया। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ क्योंकि अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आई मैंने आपको समझा लिया था, ये डायरेक्शन है जहां आई ने, मतलब जो इंसिडेंट रे है उसने जाना था। यहाँ चले कहाँ गई, यहाँ चले गई, निर्गत यहाँ हो गई। इनके बीच है ये डेल्टा, और यहां से लेकर ये जो अभिलंब के साथ कोण बना होगा, पहले स्टेप टू स्टेप करना, वो क्या होता है, आर होता है। अब ये आई की वैल्यू है। अब ये वाला एंगल जो है ना बच्चा, ये और ये वाला जो कोण है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर की वैल्यू है ना, वो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस डेल्टा। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये वैल्यू आई के बराबर है और ये पूरी की पूरी आर है, इधर क्या है, डेल्टा है। तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू वो किस किस का सम है, डेल्टा प्लस आई का। आया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार फिर से बता रहा हूं, ये है, ये है डेल्टा, इधर है यहां से लेकर यहां आर, और ये आई है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी आई हो गया। तो ये ऊपर वाला आई, नीचे वाला डेल्टा, और टोटल कितना हो रहा है, आर। इसका मतलब आर की वैल्यू हुई आई प्लस डेल्टा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था समझना, क्योंकि यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ तो हमने एक ट्राइंगल लेना है, जिस ट्राइंगल को हम एम एक्स एन कह सकते हैं। ये वाला, ये 90 डिग्री है, ध्यान दीजिए, ये ए है, और इस एंगल की वैल्यू देखो, ये वाला क्या है, आई है, यहां से यहां तक 90 होगा। तो ये जो केवल रेड किया है मैंने, ये 90 माइनस आई हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ए प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180, राइट। 90 90 180, 180 से 180 कट गया, ए इक्वल्स टू आई आ जाएगा इस रिलेशन से। अब हमारे पे क्या आ रहा है, पहला रिलेशन आ रहा है आर इज इक्वल्स टू आई प्लस डेल, और यहां से आ रहा है ए इक्वल्स टू आई। आ रहा होगा समझ में, 2-3 बार बता दिया है, एक बार फिर बता दूं अगर फिर भी नहीं आया है। पहले फिगर बनानी है, फिगर बनाने के बाद कंडीशंस अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करी, यहां आर की वैल्यू है जो कि आर बराबर हो रहा है आई प्लस डेल, यहां तक दिक्कत, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है। ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे आया था, ये 90 माइनस आई हो रहा है, ये ए हो रहा है, तीनों का सम 180 होगा। वहां से हमने एक रिलेशन निकाला, ए इक्वल्स टू आई। और अब चलते हम स्नेल के लॉ पर, जो क्या कहता है, वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू 1। अब यहां पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है,
वो फॉर्मूला इसके लिए लगता है। तो इधर होता है आपके पास μ1 और इधर क्या होता है μ2। यहां क्या हो रहा है, हम जो लॉ लगा रहे हैं वो आगे की तरफ लगा रहे हैं, यानी कि ये वाला तो है हमारा म्यू और ये वाला है 1। तो जब यहां से आगे की तरफ लगेगा रिलेशन तो ठीक उल्टा होगा, जहां μ2 आना है वहां पे आएगा 1 और जहां μ1 आना है वहां पे आएगा म्यू। अंडरस्टैंड? एक बार फिर से बता रहा हूं, लाइट अगर यहां से जारी होती ये होता है μ1 और ये क्या होता है μ2। हमने जो पढ़ा है वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू होता है μ2 अपॉन μ1, यानी कि जिस मीडियम में जा रहा है वो ऊपर आता है, जिस से गया है वो नीचे आता है। यहां क्या है, यहां इससे जा रहा है, ये है म्यू और ये है 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जब हम साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन म्यू। तो इसका मल्टीपल यहां, इसका मल्टीपल यहां, ये हो जाएगा म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन आर। क्योंकि यहां से समझ में नहीं आएगा, अगर आपको सीधे इससे समझाएंगे तो नहीं आएगा। अब आ जाएगा आपकी समझ में कि कहां से आया। ये देखो यहां सीधे कर रखा है, ये आया, ये रिलेशन पहला वाला समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया था, समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया था, आ गया होगा समझ में। अब कुछ करना ही नहीं है, जब सब चीज समझ में आ गया तो दिक्कत कहाँ है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। आप इस रिलेशन में म्यू साइन आई इक्वल्स टू साइन आर वाले में रखेंगे वैल्यू। देखिए म्यू की जगह पे म्यू ही आएगा, राइट। साइन आई यानी कि साइन, ये म्यू आ गया, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आई की वैल्यू किसके बराबर हुई थी, ए के बराबर। और साइन आर की जगह पे क्या आएगा, देखिए आई प्लस डेल्टा था ना, तो आई की वैल्यू ए और प्लस डेल्टा, और म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन साइन ए। और यही हमको प्रूफ भी करना था, ये प्रूफ हो चुका है। दैट्स इट। हाँ, तो छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पे यही मैंने एक्सप्लेन करना था, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और भी शायद इसमें एक क्वेश्चन है, ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो प्रिज्म हम यूज कर रहे हैं, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, ये म्यू की जो बात कर रहे थे, वो √2 है। यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी कि ए जो एंगल है वो कितना है बच्चों, 60 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, यही रिलेशन अभी जो हमने किया इसी से करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू अभी पढ़ा था साइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन के लिए है, तो यहाँ पे इस वाले से नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए प्लस डेल एम जो बुक में दिया अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। रियल रिलेशन ये है, वो स्पेशल कंडीशन में बना था जब ये पहले पे 90 डिग्री पे आया था। ये भी ध्यान रखना है, इसको मत लगा देना इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला लगेगा ये वाला जो आपकी बुक में दिया है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और खट 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 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए मैं करता हूं इसका यूज, छोटा छोटा लिखेंगे। म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए 60 प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2, ठीक है। ये है √2। अच्छे से ध्यान दो बच्चों, साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2, ये हो गया यहां तक। उसके बाद ये हो जाएगा साइन 30, 60 अपॉन यानी 30 हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और वो इधर आएगी, तो यानी कि इधर क्या बच रहा है, मैं इधर लेके आता हूं इसको। तो ये देखो इसका मल्टीपल यहां होगा, यानी कि ये हो जाएगा √2/2 इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2। ध्यान दो, इसको √2 यानी 1/√2 बचेगा। यहाँ पे ये कैंसिल करना आता है, देखो √2 ऊपर है, नीचे हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक √2 से कट गया तो 1/√2 बचा, 1/√2, और इधर बचेगा साइन 60 प्लस डेल एम और अपॉन क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। तो जगह कम है, इतना आपने कर लिया होगा कॉपी। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोई बताएं। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, अरे मैथ्स नहीं है किसी का भी, होती है साइन 45 की, और ये भी साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल, 45 इधर हुआ, 60 प्लस डेल एम अपॉन 2 इधर हुआ, ये इधर गया तो मल्टीपल हो गया, यानी 90 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल एम हो गया, और डेल एम इज इक्वल्स टू
30 आ गया, ये तो आ ही गया होगा समझ में, 90 माइनस 60 किया 30 आ गया। तो डेल एम न्यूनतम विचलन कोण मिल गया हमें, डेल एम इज इक्वल्स टू 30। और अब निकालना है आपतन कोण, तो निकाल लीजिए आपतन कोण, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। आपतन कोण की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम अपॉन, ये रिलेशन है। तो ए की वैल्यू कितनी है 60, डेल की वैल्यू 30 अपॉन 2 यानी कि 90 अपॉन 2 45। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है कि इक्वेशन ऐसी बनती है आपकी बीच में, I प्लस ई माइनस यहाँ पे बनता है R1 R2 यानी जिसको हम A कहते हैं, और फिर क्या बनता है आपका डेल बनता है। एक और स्टेप पीछे लिख रहा हूं, ये बना होगा आपकी उसमें माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा। यहां से फिर इन दोनों की वैल्यू न्यूनतम विचलन के लिए क्या होती है बराबर, यानी कि इसको हम 2i कह देते हैं, माइनस A इक्वल्स टू डेल, और फिर I इज इक्वल्स टू डेल प्लस A, ये न्यूनतम अपॉन 2, ये यहाँ से आया है, यहाँ से 45। तो ये वाली वैल्यू आई आपकी डेल एम 30, और ये वाली आ गई आपकी सॉरी I इज इक्वल्स टू 45। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली है, समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, और अब बढ़ते हैं आगे। एक पार्ट और रह गया इसका, ये देखिए यहाँ पे कर भी रखा है कैलकुलेशन, ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस क्लास के तुरंत बाद। अब सेकंड है और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, हाइगेन्स का सिद्धांत लिखिए, कोई समतल तरंग किसी परावर्ती पृष्ठ पर कोण I पर आपतन करती है, तदनुरूपी परावर्तित तरंगार्ग की रचना कीजिए, इस आरेख का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। बहुत बढ़िया है। जब हम हाइगेन्स का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके दो एप्लीकेशन हम लोग मेनली करते हैं। एक एप्लीकेशन होता है किसमें, जब हम यूज करते हैं इसके लिए अपवर्तन के लिए, कि भाई ये जो तरंगार्ग है वो अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर रहा है, और दूसरा हम करते हैं परावर्तन के नियम के लिए, जहां पे हम प्रूव करते हैं एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, और परावर्तन में हम करते हैं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू C अपॉन V, इस तरीके का, या म्यू कर देते इसको प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे परावर्तन से रिलेटेड पूछा गया है, तो फटाफट देर नहीं करते इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तरंगार्ग, मतलब जो हाइगेन्स का सिद्धांत है वो क्या है। आप में से कोई बताएगा क्या है सिद्धांत, कोई भी बच्चा बताना चाहे तो। अभी तो फाइनल तैयारी अब हो ही गई होगी। एकदम साइलेंट हो गया आप लोग। चलिए कोई बात नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, हम हैं आपके लिए यहाँ, लेकिन पढ़ना है। मेरा एक डायलॉग है कि आपको कल तक कुछ नहीं आता था, चलेगा, आज भी नहीं आ रहा है, चलेगा, लेकिन आज के बाद नहीं आ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। आपका कर्तव्य है कि उनको आप पढ़ें, और आपका ही फायदा होगा, क्योंकि टीचर पढ़ा के चले जाएंगे, पेपर आपको देना है, आपको मेहनत करनी है। हाइगेन्स का सिद्धांत कहता है बच्चों, कोई भी प्राथमिक स्रोत है, मान लीजिए स्रोत है प्रकाश, कोई भी लैंप आपके घर में जला हुआ लैंप, जिस बल्ब के नीचे अभी आप स्टडी कर रहे हो वो प्राथमिक स्रोत हो गया, उससे कह के लाइट ना हर डायरेक्शन में क्या होगी, स्प्रेड होगी या सेंड होगी, इस तरीके से। ओके, सो ऑल प्राइमरी सोर्स सेंड्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शन जैसे भी वो होगा उस हिसाब से वो प्रत्येक डायरेक्शन में इस तरीके से लाइट को क्या करेगा, सेंड करेगा। आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी सोर्स है उस सोर्स के बाद यदि हम लोकस ले लें ऐसे पॉइंट्स का जो एक ही कला में क्या कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, ये लोकस है। दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ऐसे पॉइंट्स का क्या है, लोकस का मतलब एक बिंदु पथ बना दे, जैसे मैंने बनाया है। ये क्या थे, एक ही कला में क्या कर रहे थे, कंपन कर रहे थे, इनके कंपन जो थे वो एक ही कला में थे। सो दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, तरंगार्ग बोलते हैं। ओके, तो तरंगार्ग की डेफिनेशन भी आती है कभी कभी कि तरंगार्ग क्या हुआ। तो तरंगार्ग क्या है, एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का क्या है, बिंदु पथ है। ओके, इंग्लिश में मैंने बोला था लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ओके, तरंगार्ग भी आपको समझ में आ गया। आफ्टर दैट उन्होंने क्या कहा कि ये जो तरंगार्ग में पॉइंट है ना, ये सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं, दे बिकम सेकेंडरी सोर्स एंड स्प्रेड लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अगेन ये बना फेंक दे से लाइट, ये
यही है आपका सिद्धांत, कौन सा वाला, वेव थ्योरी जिसको हम कहते हैं। ये फिर से जो है हर डायरेक्शन में इस तरीके से लाइट, मैंने बिगाड़ दिया इसको बहुत सारा, ये कोई दिक्कत नहीं, आप भी बिगाड़ो इसको इस तरीके से, ये लाइट को सेंड करेंगे फिर से। ये जो प्रत्येक उसमें लाइट फेंक रहे हैं, फिर यहां हम अगर लोकस ले लें पॉइंट्स का, तो ये जो लोकस होगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो ये पॉइंट थे, इन पॉइंट के चारों तरफ जो इस तरीके से बना, इनको बोलते तरंगिकाएं, वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, वेवलेट्स, इस तरीके से। तो ये वेवलेट्स भी क्या करते हैं, इन पे लोकस लेते हैं इस तरीके से। तो ये तो था हाइगेन्स का प्रिंसिपल। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं। किसी तरंगार का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक विक्षोभ, ये हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी वो सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने एक्सप्लेन की है, राइट। आफ्टर दैट अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहां हमने परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, इस तरीके से एक क्या ले लेना है, तल ले लेना है, जिसपे क्या होगा, पॉलिश होगा। यहाँ पे इस तरीके से आता है, ये आई पहली लाइट, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये आई दूसरी, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये आई तीसरी, ये भी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। हम दो ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई, ये आई, ये चले गई, ये दूसरे आई, ये भी चले गई। अब यहाँ पे आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, यहां से लेकर यहां तक। फिर बाद में क्या होगा कि ये यहाँ, सॉरी हाँ, यहां से इधर की तरफ हम डालेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट होंगे सेम फेज में, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच गया, ठीक है। और तब तक ये यहां आ जाता है, फिर यहां से भी हम लोकस इस तरीके से लेंगे, तो ये वाली फिगर आपके पास बनती है। यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है, ये जब तक यहां पहुंचा तब तक ये वाला यहां पहुंच गया। ध्यान दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट है सेम फेज में, ये रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गया बी पर, और ये ई वाला यहां पहुंच रहा है सी पर। ये तो बन गई फिगर। ये एंगल आई होता है, तो सिमिलरिटी ये वाला बाय ज्योमेट्री ये आई होता है और ये वाला आर होता है। अब यहाँ पे देखिए ये है इनमें कॉमन साइड, क्लियर हो गया। ये और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, क्यों होंगी, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, आर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, क्योंकि एक तरंगार्क पे पहुंचने का जो समय होता है वो सेम होता है, और स्पीड होगी लाइट की स्पीड, तो c इंटू डेल्टा टी इसके लिए भी हुआ, c इंटू डेल्टा टी इसके लिए भी हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आया भी था कि परावर्तन में जो है स्पीड चेंज नहीं होती है, तो स्पीड सेम रहेगी, यानी ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर आ गई, क्लियर है। और एक एक एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगती है सर्वांग सम करने के लिए, कॉन्ग्रेट्स करने के लिए, राइट हाइपोटेनियस और साइड वाली, ठीक है, यानी समकोण कोण और उसकी क्या है भुजा, दो भुजाएं बराबर हो, तो वो दोनों ट्राइंगल जो बने होंगे उनको हम कहते हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम की विशेषता होती है कि उसका प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक साइड बराबर होती है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, और ये आपको लिख देना है, बात खत्म, ये भी प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश के कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, क्या दो स्वतंत्र सोडियम लैंप कला संबंध स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। ये जो कला संबंध है ना, फेज रिलेशन की बात जो कर रहे हैं, ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनमें बिल्कुल भी फेज चेंज नहीं होता है, और समय के साथ वो फेज चेंज बदलता भी नहीं है, माने जितना है उतना है, स्टडी रहेंगे, बिल्कुल स्थायी रहेंगे, राइट। और जो दो हमारे पास सोडियम के लैंप होंगे, तो ये एक जैसी कला संबंध नहीं दे सकते, क्योंकि इनका कला संबंध क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही लिखना आपने, दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं यदि उनके बीच समय के साथ कलांतर माने जो फेज है वो चेंज नहीं हो, तो इतना लिख दिया। नहीं, दो स्वतंत्र सोडियम लैंप का कला संबंध नहीं होता, क्योंकि उनके बीच कलांतर समय के साथ स्थिर नहीं रहता, इतना ही आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यंग के द्विझिरी प्रयोग में किसी प्रकाश पुंज द्वारा जिसमें दो तरंग दैर्ध्य दिया, एक ज्ञात तरंग दैर्ध्य दिया है, वैल्यू दी गई है, दूसरी अज्ञात है, उसके लिए लैम्डा लिखा गया है। क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। दो ऐसे व्यतिकरण पैटर्न उत्पन्न करते हैं जिनमें अज्ञात, पहले देखो अज्ञात के बारे में लिख दिया, यानी कि लैम्डा के बारे में बात हो रही है, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, और जो ज्ञात है उसकी पंचम दीप्त फ्रिंज संपातीय, संपाती का मतलब बराबर है, तब आपको वो अज्ञात वाली जो लैम्डा है वो फाइंड करनी है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जब हम ये रिलेशन पढ़ते हैं तो जो हमारे पास पैटर्न बनता है, यहाँ जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन की यहाँ पर
द्विजीरी से जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस d होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल d होती है। तब हम यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, सेंटर पॉइंट से y डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पे हम इससे भी और इससे भी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे S1p S2p इस तरीके कोई फिगर बनता है। तो जो ये yn होता है यानी कि दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन आती है वो आती है n लैम्डा d अपॉन d। ये समझाना चाह रहे हैं आपको। जब दीप्त के लिए आती है n लैम्डा d अपॉन d और अदीप्त के लिए 2n-1 ये हो जाएगा और लैम्डा d अपॉन d आती है। ठीक है, अलग अलग चीजें। तो इसके लिए ये कंडीशन आती है। अभी हम दीप्त पे बात कर रहे हैं। ओके, तो ये रिलेशन के साथ अब आपको एक बार चौथी के लिए एक बार पांचवी के लिए, तो जब चौथी के लिए लगाएंगे इस रिलेशन को तो y4 हो जाएगा। y4 की वैल्यू क्या होगी 4 लैम्डा d अपॉन d और y5 लगाएंगे तो वो हो जाएगी 5 लैम्डा d अपॉन d। लेकिन यह क्वेश्चन में समझिए, ज्ञात वाले को ये कह रहा है पांचवी वाली। ठीक है, तो पांचवी वाली यानी y5 के लिए मैं लिखूंगा 5 लैम्डा की जगह पे आएगा 520 और इंटू d अपॉन d। और जब मैं y तो ये वाले तो यही रहेगा अज्ञात वाली। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई, सारा का सारा समझा दिया है। क्वेश्चन का आंसर यहां समझा देते हैं। संपाति कहा था 4 y4 कह दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। इसने बीटा के केस में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं और इज इक्वल्स टू 5y5 कह दिया, जरूरी नहीं यहां से कॉपी करो। 4 अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू थी लैम्डा d अपॉन d, ये अज्ञात वाली है। और 5 इसकी वैल्यू क्या थी, लैम्डा की जगह पे आ रहा था 520 इंटू d अपॉन d। इस d से ये d कैंसिल, इस d से ये d कैंसिल, राइट। हमारे पास केवल क्या बचेगा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 इंटू कितना बचे 520 और फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 520 अपॉन 4। इससे इसको डिवाइड करो तो ये 130 हो जाएगा और फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू 13 5 जा 65। ये इतना nm आ गया। कितना आंसर इजी है। ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी जाकर आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा पेपर था वो आपको बता दिया गया है और हमने इसको सॉल्व आज कर लिया है। लगभग 5 दिन का टाइम लिया और कारण था